Hello everyone, I am Vikas Yadav. वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। 4 मार्च आज सुबह के द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं जो लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किए जाने के ऊपर। तो चलो इसको देखते हैं। इसका टाइटल है चूजिंग द वॉचडॉग। अब देखो, ये चूज करना, किसी को चुनना या पसंद करना। तो अब ये बात कर रहा है चूज करने की, किसको? वॉच डॉग को। जो निगरानी है, वॉच डॉग होता है, वॉच माने देखना, डॉग माने कुत्ता। तो आपको पता है कि वॉच डॉग क्या करता है? डॉग क्या करता है? रखवाली करता है घर की। तो ये वर्ड वहीं से लिया गया है कि निगरानी जो सरकारी एजेंसियां करती हैं उसके लिए ये वॉच डॉग नाम का हम वर्ड यूज करते हैं। तो ये सरकारी जो एजेंसी है जो निगरानी कर रही है हमारे इलेक्शन कमीशन की, तो इसको चूज किया है। इससे क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। तो इस चीज़ को, यानी जो निगरानी करने को पसंद किया गया है, चूज किया है। और ये कहाँ पर हुआ है काम? ऑन पर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट पर। जो इलेक्शन कमीशन जो ईसी होता है उसको नियुक्ति मिलती है, उसके ऊपर ये बताया जा रहा है। और ज़्यादा निगरानी की जा रही है उसके ऊपर, जो इस काम को पसंद किया गया है। तो चलो इसको देखते हैं। अभी तक देखो, आपको पता था कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन होता था और इलेक्शन कमिश्नर को कौन चूज करता था? हमेशा ये किया जाता था पीएम के द्वारा, यानी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट इस पर क्या लगाते थे? मोहर। लेकिन अभी क्या है कि ऐसा बोला गया है कि इसके लिए जब तक कोई लॉ नहीं बनेगा, संविधान में ऐसा नहीं बोला गया था कि आप, आज 75 साल हो गए इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए, लेकिन तब से अब तक कोई रूल नहीं बनाया है। तो अब इसमें अकेले पीएम की सहमति नहीं होगी, इसमें 3 लोगों की एक बेंच बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें क्या है, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इसका अपॉइंटमेंट लेके इसमें और ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। एक अलग से पैनल बिठाया जाएगा, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे, जो सीजीआई है। तो उसी पर ये लिखा हुआ है। इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट ऑन मैनर ऑफ चूजिंग इलेक्शन पैनल इज अ बूस्ट टू इट्स इंडिपेंडेंस। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो फैसला है। वर्डिक्ट होता है रूल, फैसला, एडजुडिकेशन। ऑन पर, कौन से मैनर पर, कौन से तरीके पर, जो है चूज करने का, पसंद करने का या चुनने का इलेक्शन के पैनल को। इलेक्शन पैनल जो चूज किया जाएगा, जो चुना जाएगा, उसके जो तरीका है उस पर एक जो फैसला आया है, ये क्या करेगा? ये इज अ बूस्ट, एक बढ़ावा है उसकी स्वतंत्रता के लिए। इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्रता के लिए एक बढ़ावा है ये, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला दिया है कि इलेक्शन पैनल को जो चूज करने का। तो यहाँ पर देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? आपकी सब्जेक्ट है। और इज यहाँ पर क्या है? आपकी वर्ब है। बूस्ट माने किसी चीज़ को इंकरेजमेंट करना या बढ़ावा देना। मैनर मतलब आपको पता है क्या होता है? तरीका। और जब हम मैनर में एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? ये मैनर्स, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है आपका जो तमीज़ है, उसको कहते हैं मैनर्स। चलो अब इसका देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने आर्टिकल को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट टेकिंग अवे द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? ईसीआई। फ्रॉम द सोल डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज अ मेजर बूस्ट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन वॉचडॉग। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसका जो फैसला है, वर्डिक्ट होता है फैसला, टेकिंग अवे कर लिया गया है। इसको कहाँ से? टेक करना, ले लेना। किससे? दूर, किसी से दूर कर लेना या किसी से छीन लेना। तो इसको छीन लिया गया है। किसको? वर्डिक्ट जो फैसला आया है उसने क्या कर लिया है? क्या छीन लिया है? पावर। पावर किसकी पावर है? नियुक्त करने की, मेंबर्स को, सदस्यों को नियुक्त करने की जो पावर है, इसकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला आया है उसने क्या कर लिया है? छीन लिया है अपॉइंट करने की पावर को। और वो अपॉइंट करने की पावर किसकी है?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के जो मेंबर्स हैं उनको नियुक्त करने की जो पावर है, इसको क्या कर लिया है, टेक अवे कर लिया गया है, छीन लिया गया है। और कहाँ से छीना है, फ्रॉम लगा के बता रहा है। केवल खाली सोल का मतलब होता है ओनली, जो इसका डोमेन है, जो इसका दायरा है ऑफ द एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे पीएम है वो अकेले अपॉइंट करते थे हमारे जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमिश्नर को। तो वहाँ से इस फैसले ने क्या कर लिया है, जो इस पावर को अपॉइंट करने की जो ईसीआई के मेंबर्स को ये छीन ली गई है, जो अकेला जो खाली जो एग्जीक्यूटिव का एक डोमेन था, दायरा था वहाँ से। और एक ये मेजर बूस्ट है, क्या मेजर बूस्ट है, वर्डिक्ट जो पावर को छीनने का एक बढ़ावा है, इनकरेजमेंट है उसकी स्वतंत्रता को। और किसकी स्वतंत्रता है, इलेक्शन की यानी चुनाव की निगरानी की। तो यही कह रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है ये, कि इससे जो चुनाव की जो निगरानी की जो स्वतंत्रता है इसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, बहुत बड़ा मेजर बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर एज क्या है आपका, ये वर्ब है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। द कोर्ट हैज रूल्ड, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है कि दैट अ 3 member कमेटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा और द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी एट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई will choose the chief election commissioner and election commissioner until a law in passed। अब देखो यहाँ से बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या फैसला दिया है कि 3 members यानी 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी। और वो कमेटी क्या होगी, एक 3 member की कमेटी, कंप्राइजिंग होता है किसी चीज़ से मिलकर बनना। तो ये मिलकर बनी होगी, 3 लोगों की जो कमेटी होगी। एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे इसमें, जो कौन होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर, जो अपोजिशन के लीडर होंगे, नेता होंगे लोकसभा में। और क्या होगा, एक अपोजिशन पार्टी का सबसे सिंगल लार्जेस्ट जो नेता होगा एक वो होगा। और एक कौन होगा, हमारे जो सीजीआई हैं चीफ जस्टिस वो होंगे। ये तो 3 लोगों के मिलकर एक कमेटी बनी होगी। ये चूज करेगी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी को। सीईसी कौन होते हैं, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ होते हैं, उसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और इलेक्शन ईसी को, इलेक्शन कमिश्नर को। और कब तक ये काम करेगी चूज करने का, अंटिल लगा के बता रहा है, जब तक एक कानून पास नहीं हो जाता है। तो ऐसा बोला गया है, जो फैसला आया है अभी भी सीई को और ईसी को चुनने का, ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसने फैसला दिया है कि एक तो उसमें सीजीआई होंगे, एक लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे वो होंगे, और एक कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी। तो इन 3 लोगों से मिलकर बनेगी ये कमेटी। ये चूज करेंगे जब तक कोई एक कानून नहीं बना दिया जाता है, जब तक एक कानून नहीं आ जाता है तब तक ये 3 लोगों का काम रहेगा, सीईसी को और ईसी को चुनने का। अब देखो, एज आ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वेस्टेड विथ द प्लीनरी पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंसी, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर इलेक्शंस। अब देखो ये कह रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है संवैधानिक बॉडी के तौर पर, संवैधानिक बॉडी के तौर पर। और ये वेस्टेड नाम का जो वर्ब है, जो हमेशा क्या लेता है अपने बाद में, विद। वेस्टेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, वेस्टेड विद, जिसका मतलब होता है जो प्रोवाइड विद द पावर, जो किसी चीज़ से भरा हुआ होता है, जो पावर प्रोवाइड कराता है। तो यही कह रहा है कि जो एक संवैधानिक बॉडी के तौर पर जो प्रोवाइड कराता है फुल पावर्स। प्लीनरी का मतलब होता है एक तरह से एब्सोल्यूट या फुल, पूरी तरह से ये फील्ड विथ होता है, या फिर फुल पावर्स प्रोवाइड कराता है। किसकी, पूरी तरह से पावर से भरा हुआ होता है, सर्वोच्चता ये सुपरिंटेंडेंसी की, और डायरेक्शन की, उसकी दिशा की, और कंट्रोल करने की इलेक्शंस को, चुनाव को
कंट्रोल करने की एक संवैधानिक तौर पर एक जो संवैधानिक बॉडी होती है ये भरी हुई होती है, ये पावर होती है इस पर कि सुपरिटेंडेंसी की, डायरेक्शन की और कंट्रोल करने की चुनावों को। अब ये कह रहा है द ECI इज द वाइटल कंपोनेंट। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एक ये वाइटल होता है, विशाल तथ्य है, कंपोनेंट है रिपब्लिक का एक बहुत बड़ा, ऐसा कहते हैं कि जो इसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जितना ज़्यादा फ्रीडम होगी इलेक्शन कमीशन को उतना अच्छे फेयर और अच्छे इलेक्शन होंगे। तो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है रिपब्लिक का, जिसको रिक्वायर्स है, आवश्यकता होती है फंक्शनल फ्रीडम की। किसकी आवश्यकता होती है? जो काम करता है, फंक्शनल होते हैं, उसके जो काम करने का तरीका होता है उसकी स्वतंत्रता और संवैधानिक सुरक्षा की, प्रोटेक्शन की, जिससे वो इंश्योर करे, सुरक्षित करे एक फ्री और फेयर इलेक्शन। तो यही कह रहा है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत भी होती है। एक इलेक्शन कमीशन जो होता है ये बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, एक तथ्य होता है पूरे कंट्री में इलेक्शन कराए जाने के लिए। तो इसको एक फंक्शनल यानी जो काम करने में इसको स्वतंत्रता होनी चाहिए और संवैधानिक सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन देने का भी काम होता है इसको, जिससे क्या होता है कि ये सुनिश्चित करता है एक फेयर और फ्री इलेक्शन को। अब ये यहाँ से देखो, इट हैज़ बीन द प्रैक्टिस दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द CEC and ECS on the advice of the प्राइम मिनिस्टर। अभी देखो ये क्या है आपका, यहाँ से देखो कहाँ है, इट हैज बीन, यह एक प्रथा रही है, प्रैक्टिस मतलब हैज बीन रही है, प्रथा रही है। क्या प्रथा रही है, क्या कस्टम रही है कि जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, नियुक्ति करते हैं CEC की और ECS की, इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ CEC और तुम्हारे इलेक्शन कमिश्नर की। और किसकी सलाह पर करते हैं? जो एडवाइस पर करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। जो प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति साहब होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ये नियुक्ति करते थे, जो CEC होता है और ECS की। ठीक है, अभी तक जो काम चल रहा था वो। अब क्या आया है इसके लिए, एक क्या बना दिया है, एक रूल बना दिया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और जो इलेक्शन कमिश्नर होगा उसके कौन चुनेगा? 3 लोगों की एक बेंच होगी, उसमें हमारे अपोजिशन के जो लीडर होंगे और CGI होंगे और प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा जब तक कोई एक कानून पास नहीं हो जाता है तब तक ऐसा बना दिया है। ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन ऐसा भी बताया था कि ये प्रथा काफ़ी लंबे समय नहीं, जो 4-5 साल के बाद एक कोई कानून बना लिया जाएगा। लेकिन आज स्वतंत्रता को मिले हुए 75 साल हो गए, किसी भी नेता को टाइम ही नहीं मिला इस पर कानून बनाने के लिए। अब देखो ये आगे क्या बता रहा है, बट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज अपॉइंटेड आउट that the regional intent of the constitutional makers was that the manner of appointment should be laid down in a parliamentary law। अब ये बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो, लेकिन जो संवैधानिक जो पीठ है, जो बेंच है, इसने पॉइंट आउट किया है, इशारा किया है, क्या इशारा किया है कि जो वास्तविक जो इंटेंट है, जो इरादा था किसका? संविधान निर्माताओं का। जो वास्तविक इरादा क्या था संविधान निर्माताओं का, क्या बोझ था, क्या था कि दैट के जो तरीका है नियुक्त करने का, इसको शुड भी लेट डाउन किया जाना चाहिए, इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए हमारी पार्लियामेंट्री लॉ में, हमारी जो संसद में का जो कानून है उसमें लिखा जाना चाहिए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान निर्माता थे उनका ऐसा इरादा था। तो ये संवैधानिक जो बेंच बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है, उसने ऐसा इशारा भी किया है कि ये हमेशा के लिए नहीं बनाया था, परमानेंट नहीं बनाया था,
एक टेम्परेरी था 5 साल 10 साल के लिए, लेकिन आज 75 साल हो गए, अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। अब ये कह रहा है आर्टिकल 324 सेज द प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट द CEC and commissioner subject to any law made in that behalf by parliament। अब ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 324 है वो कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 324 के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, इनको शुड अपॉइंट करना चाहिए। क्या अपॉइंट करना चाहिए? चीफ इलेक्शन कमीशन को और कमिश्नर को, EC को। और किसके हिसाब से? ये सब्जेक्ट टू होता है किसी के आदि ना किसी के हिसाब से, किसी के हिसाब से, किसी भी लॉ के हिसाब से। और जो लॉ मेड किया गया हो, बनाया गया हो इनमें, यानी पार्लियामेंट में, इन दैट, या फिर दैट बिहाव, उस बिहाव पर, पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 324 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट साहब CEC और CE को जो चुनते हैं, नियुक्त करते हैं, तो उनको जो कोई भी जो कानून जो बनाया गया था पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के उसके बिहाफ पर, उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? इनको अपॉइंट करना चाहिए, ऐसा कहता है आर्टिकल 324। हाउएवर सक्सेसिव रिजीम हैव फेल्ड टू इनेक्ट अ लॉ। हालांकि जो लगातार सक्सेसिव होता है, जो कंटिन्यूटी में होता है, तो रिजीम है, जो प्रशासन है, जो असफल रहा है, फेल रहा है लगाने में इस कानून को, एक्ट को, बार बार क्या रहा है? लगातार। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये कानून लगा नहीं पाया है, जो हमारा रिजीम है, जो प्रशासन है, ये फेल रहा है। इनेक्ट करना, किसी को लगाना, लॉ होता है कानून। अब ये कह रहा है जस्टिस KM जोसेफ who has authored the main verdict has based the court's decision on the inertia of the legislature and the perceived vacuum in the absence of a law। ये कह रहा है कि जो KM जोसेफ हैं, और KM जोसेफ कौन है ये बता रहा है, जो हु हैज ऑथर्ड, जिन्होंने लिखा था, ऑथर्ड हैं, जिन्होंने बताया था। ऑथर्ड, ऑथर का मतलब क्या होता है? जो मेन राइटर होता है। ऑथर किसी चीज़ को जो लिखता है, बताता है। तो इन्होंने ऑथर किया था, बता दिया था। जो मेन जो वर्डिक्ट था, जो फैसला था, ये KM जोसेफ ने क्या बताया था? जो फैसला है कि ये बेस्ड है, आधारित है। जस्टिस KM जोसेफ हैज बेस्ड, आधारित है कि जो कोर्ट का डिसीजन है, किस पर है कोर्ट का डिसीजन? उसकी लेजीनेस पर, उसके जड़त्व पर, जो है हमारे लेजिस्लेचर की। ये कह रहा है कि ये बेस्ड है, आधारित है ये फैसला, जो हमारे जो कोर्ट का डिसीजन आया है, जो इनर्सिया है, हमारे नेताओं का जो लेजीनेस है, जो जड़त्व है। लेजिस्लेचर होती है जो हमारे कानून बनाने वाले जो नेता होते हैं, जो विधायिका, तो उसका जो जड़त्व है, उसके जो इनर्सिया यानी लेजीनेस पर जो डिसीजन है कोर्ट का, ये आधारित है। और ये परसीव्ड किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है वैक्यूम को, निर्वात को, एम्प्टीनेस को, और कहाँ पर? एब्सेंस में, उपस्थिति में किसी एक कानून की। तो ये कह रहा है जो एक कानून की अनुपस्थिति को ये क्या करता है? पहचानता भी है कि आपने 75 सालों से कोई कानून नहीं बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोग नेताओं की क्या दिखाता है? लेजीनेस को दिखाता है। तो कोर्ट का डिसीजन उसी पर आधारित है। और जो KM जोसेफ साहब हैं, जस्टिस KM जोसेफ, इन्होंने इस चीज़ को बताया है, मेन वर्डिक्ट, मेन फैसला बताया है कि आपको इस चीज़ को पहचानना चाहिए। परसिव्ड का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। वैक्यूम का निर्वात या खाली जगह होती है, उसको कहते हैं वैक्यूम, एम्प्टीनेस। अब किसकी एम्प्टीनेस थी? जो थी अनुपस्थिति की, किसी भी कानून की। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों के समझ में आया होगा। और एक रीडिंग आप अपने आप से खुद से ट्राई करेंगे पहले, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकेंगे।